स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल और अदर कार्बोनेसियस मैटर may be defined as the process of self-heating resulting eventually in its ignition without the application of external heat। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है। इसे बोला गया है कि वह प्रक्रिया जिससे कोयला या कोई दूसरा कार्बन में पदार्थ, ठीक है, अपने आप गर्म होता है और गर्म होते होते उसमें आग लग जाता है, जलना स्टार्ट कर जाता है बिना किसी बाहरी ताप के, बिना किसी बाहरी यानी एक्सटर्नल हीट के। अगर सेल्फ हीटिंग होता है कोयला या कार्बोनेसियस मैटर में और धीरे धीरे जब वो इग्नाइट हो जाता है तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है ना, ज्यादातर ये कोयला और कार्बोनेसियस मैटर के लिए डिफाइंड है, अदर मेटल्स के लिए रेयर है, लेकिन ज्यादातर जो स्पॉन्टेनियस आपको मिलेगा स्पॉन्टेनियस हीटिंग वो कोयला या कार्बोनेसियस मैटर के लिए मिलेगा। यानी कोयला या कार्बन पदार्थ में स्वतः गर्म होने का प्रक्रिया जो धीरे धीरे उसमें आग लग जाती है बिना किसी बाहरी ताप के, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। शॉर्ट में बोले तो बिना किसी बाहरी ताप के, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के कोयला में आग लग जाना, गर्म हो जाना, कोई हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल। The term is generally used for coal as spontaneous heating of other minerals is very rare। तो यही बताया गया जो हमको स्टार्टिंग बताए थे, जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग शब्द है वो सिर्फ जनरली कोयला के लिए इस्तेमाल किया था। द टर्म इज जनरली यूज्ड फॉर कोल। स्पॉन्टेनियस हीटिंग अदर मिनरल्स के का रेयर होता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर काफी रेयर होता है, इसलिए स्पॉन्टेनियस हीटिंग शब्द का जो इस्तेमाल है वो हम लोग बेसिकली कोयला के लिए ही ज्यादा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म समझ लीजिए, सपोज यहाँ पे है कोयला, ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं एयर। ठीक है, अब देखिए एक एक वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पे। व्हेन कोल इज एक्सपोज टू एयर इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एट द एक्सपोज सरफेस। जब बोला गया है कि जब कोयला एक्सपोज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही कोयला हवा में एक्सपोज होता है तो उसका जो एक्सपोज किया हुआ जो सरफेस है, जो कोयला का जो सतह है, वो ऑक्सीजन धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। मतलब ये जैसे कि कोयला का सरफेस हो गया सपोज, ये दिस इज कोयला का बाहरी सरफेस, एक्सपोज सरफेस। अब जैसे ही कोयला जो है हवा में एक्सपोज्ड होता है, इसका बाहरी सरफेस क्या करने लगता है, ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करने ही लगता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ आना स्टार्ट कर देगा कोयले के एक्सपोज सरफेस में, एक्सपोज सरफेस में आना स्टार्ट कर देगा, बाहरी वाले जो सरफेस होता है ना उसमें आना स्टार्ट कर देगा। सम फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोज कोल substances absorb oxygen at faster rate than others and the oxidation result in the formation of gases। अब चूंकि आप पढ़े हैं कि ऑक्सीजन जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव गैस है, लगभग सभी चीजों के साथ रिएक्शन करते, तो जब ये कोयले के संपर्क में आती होगी ऑक्सीजन तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन इसके पास में आती होगी तो फिर कोयले की जो सतह है उससे क्या कराता होगा, उससे ऑक्सीकरण होता होगा, ऑक्सीडेशन कराता होगा। और ऑक्सीकरण में आप लोग पढ़े ही हैं ज्यादातर कौन सी गैसें बनती हैं, मेनली आपका CO, CO2 और वाटर वेपर बनता है। जो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे कौन कौन सी गैसें बन रही होंगी, उससे बन रही होंगी CO गैस, CO2 गैस और वाटर वेपर, H2O भी बनता है, भाप यानी पानी। ठीक है, और ये तो होता ही होता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो थोड़ा सा हीट भी रिलीज होता है, थोड़ा सा तापमान भी रिलीज होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें जो है गर्मी बाहर निकलती है। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि उस रिएक्शन को करने के लिए हमको गर्मी देना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन होता है। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या है कि रिएक्शन ऐसा जिसमें रिएक्शन के बाद हीट निकले, ताप निकले, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो CO, CO2 वाटर वेपर के अलावा इसमें ताप भी उत्पन्न होता है, ठीक है, विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी जब ऑक्सीडेशन होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसके साथ में जो है गैसें निकलने के साथ साथ यहाँ पे हीट भी, ताप भी निकल रहा है, यानी कुछ टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा। ठीक है, नहीं, जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो तापमान, हीट तो निकलेगा ही निकलेगा। द प्रोसेस
takes place even at normal atmospheric temperature, but it is slow and the heat evolve is not perceptible as it is carried away by the air unless the latter is stagnant. तो बोला गया है कि जो सामान्य वायुमंडलीय तापमान होती है वहां पर भी ये प्रोसेस होता रहता है। वहां पर भी कोयला जो जैसे कि नॉर्मल आप एटमोस्फेयर में जैसे कि अब कोयला है, कोयला आप जो है अपने घर के बाहर ही रख दीजिए, तो वहां पर भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, वहां पर भी ऑक्सीजन जो है कोयले के साथ आके एब्जॉर्ब हो रही है, वहां रिएक्शन हो रहा है, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, सीओ गैस, CO2 गैस वाटर वेपर भी निकल रहा है और ताप भी निकल रहा है। पर ये काफी धीमा प्रोसेस होता है। आप पढ़े भी हैं कि ऑक्सीडेशन एक धीमा प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस भी है। और धीमा प्रोसेस होने के साथ साथ क्या होता है कि जो हीट निकलता है, जो गर्मी निकल रही है ना, वो नॉट प्रेसिपिटेबल, मतलब जो गर्मी निकल रही है वो जो है वो क्या बोल सकते हैं कि एक्नॉलेजेबल नहीं है। मतलब जो है हीट इतना कम हीट जो निकलता है वो आपको दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? कि जो हीट निकलेगा ना, तो जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो हवाएं हैं ना, जो हवा है इसको बहा के ले जाएगी, क्योंकि हवा भरपूर मात्रा में आपका है हवा वायुमंडल में। जो भी ताप निकल रहा है, जो भी ताप उत्पन्न हो रहा है ऑक्सीडेशन से, ये सारा हवा हवा मेरे पास खूब मौजूद है, तो ये सारा टेम्परेचर को, जो भी हीट निकल रहा है, जो भी ताप हो रहा है, उसको बहा के ले जा रही है। इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ गर्म हो रहा है कोयला, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब मेरा हवा कम रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, जब हवा मेरा कम रहेगा या कम रहेगा या स्थिर रहेगा, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे कोयला वहां गर्म होना लगेगा। तो इन केस अगर वहां पे कोयला हवा जो है कम है, मान के चलिए कोयला है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम है, मात्र दो, मान के चलिए छोटा सा दो ही एरो बनाते हैं, दो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन ही यानी कम है, मतलब हवा कम है, यहाँ पे ताप निकल रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ऑक्सीजन इसमें रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है तो इसमें ताप भी उत्पन्न हो रहा है, ये हीट उत्पन्न हो रहा है। पर यहाँ पर तो मेरा उतना ज्यादा हवा है नहीं, तो ये उतना ताप को तो उड़ा के लेके जा नहीं पाएगा। तब फिर क्या होगा? तब फिर ये जो है धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो गर्मी हो बढ़ने लगेगा। इसमें लिखा हुआ भी कि however the rate of dissipation of heat is slow compared with the evolution of heat by oxidation, there is gradual build up of heat and slow rise in the temperature of coal। अगर मेरा, ठीक है, गर्मी का डिसिपेशन, गर्मी जो है जिसे कि फैला, जिसे जो ताप उत्पन्न हो रहा है उसको नहीं निकाल पा रही हो, हवा उतना नहीं है, ठीक है, हवा उतना नहीं बह रहा है कि जो उत्पन्न हुआ ताप को बाहर उड़ा के लेके जा सके, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो कोयला है वो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे कोयले के तापमान में क्या अचानक तापमान बढ़ने लगा। अचानक नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जब ये धीरे धीरे तापमान बढ़ते बढ़ते, ठीक है, बढ़ते बढ़ते कोयले के इग्निशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा, स्टेज इज रीच्ड व्हेन द बिल्ड अप ऑफ हीट एंड द राइज ऑफ टेंपरेचर जस्ट द इग्निशन ऑफ। और जब ये ताप बढ़ते बढ़ते जो उत्पन्न हो रहा है ऑक्सीकरण के कारण, जब ये तापमान बढ़ते बढ़ते कोयले का इग्निशन यानी दहन तापमान तक पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आग लग जाएगा। क्योंकि आप पढ़े भी हैं कि कोई भी चीज का इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिसपे उसमें आग लग जाता है। तो जब कोयले का इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आग लग जाएगा। और इसमें आप क्या देखें कि कोई हम लोग माचिस भी नहीं मारे, ना कोई मोमबत्ती जलाएं, कोयला अपने आप आग पकड़ लिया। इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल, ठीक है। A good air current will effectively prevent undue increase of temperature. Absence of air will prevent oxidation, and somewhere between these two extreme conditions may permit marked heating to take place। अगर मेरा हवा बहुत ज्यादा मात्रा में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा होगा, तापमान निकल रहा होगा, तो हवा मेरा बहुत ज्यादा है तो हवा जो है उसको बहा के ले जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा नहीं। अगर हवा है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ एयर, अगर हवा है ही नहीं, तब तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। हवा नहीं होने का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तब भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और या तो अगर हवा मेरा प्रचुर मात्रा में है तब भी वहां पे मेरा नहीं होगा अपना स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग कब हो रहा है, जब हवा है लेकिन हवा प्रचुर मात्रा में नहीं है, यानी इनसफिशिएंट, अपर्याप्त हवा जब है तब होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग।
समझ में आ रहा है? यही बोला गया कि अगर गुड एयर करंट है, खूब मात्रा में हवा है, तब स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा। हवा ही नहीं है तब भी नहीं होगा ऑक्सीडेशन। ये दोनों चीज के बीच में अगर हवा है तब हो सकता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। मतलब हवा तो है पर प्रचुर मात्रा में नहीं है, अपर्याप्त मात्रा में है, तब होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, अब आते हैं, क्या बोला गया है कि वंस द कोल reaches its ignition point, the air supply to it will only increase the combustion. जब ऑक्सीडेशन के कारण, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण जब जो कोयला का जो दहन तापमान है वहां तक अगर कोयला गर्म हो जाता है, तो जितना भी हवा इसमें आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आग बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, विल इंक्रीज द कंबशन, ये जलाएगा ही जलाएगा। स्पॉन्टेनियस हीटिंग तक जो ऑक्सीजन आ रहा था, मतलब जब तक धीरे धीरे गर्म होता, उसका काम था टेम्परेचर बढ़ाना, लेकिन जैसे ही उसमें इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा, आग लगा, उसके बाद अगर हवा मिलेगा तो आग बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है, जो बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिनस रैंक ऑफ कोयला होता है, उसका जो दहन तापमान है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर हम लोग एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो 398 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोच रहे हैं, ये बिटुमिनस कोयला है सपोज, और ये एंथ्रासाइट है। ठीक है, ये है बिटुमिनस कोयला, ये है एंथ्रासाइट कोयला। इस कोयले का टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका 398 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब एंथ्रासाइट कोयला जलाने के लिए आपको ज्यादा समय तक या फिर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। वो हो सके कि अगर आपको कौन सा कोयला जानने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम मतलब किसमें ज्यादा बोल सकते हैं नॉर्मली टाइम लगेगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम रख रहे हैं तो एंथ्रासाइट में, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर 398, जस्ट डबल हो सकते हैं, बिटुमिनस से जस्ट डबल उसका इग्निशन टेम्परेचर है। ये ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? बिटुमिनस कोयला का जो दहन तापमान है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहीं एंथ्रासाइट के लिए 398 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसा क्यों? मॉइस्चर का इन्वर्स होता है ना सर। मॉइस्चर वगैरह देखिए, ये भी है कि बिटुमिनस में मॉइस्चर वगैरह ज्यादा है, एंथ्रासाइट में कम है। मॉइस्चर है मतलब पानी है, पानी है तो मतलब ठंडा वाला चीज है तो होगा नहीं। दूसरी बात है वोलाटाइल मैटर, वोलाटाइल मैटर जो है वो भी कम होता है किसमें, एंथ्रासाइट में। वोलाटाइल मैटर क्या है? फ्लैशिंग टाइप की चीज है, जैसे कि उड़ने वाला चीज है। वोलाटाइल का मतलब क्या है? जैसे कि शुष्क पदार्थ, जिसको आग तुरंत पकड़ ले। तो वो जो है बिटुमिनस में ज्यादा है, बिटुमिनस में ज्यादा वोलाटाइल मैटर है, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी आग दीजिएगा तुरंत पकड़ लेगा। लेकिन इसमें वोलाटाइल मैटर कम है, तो इसमें ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। कंफ्यूज कभी मत होइएगा। हालांकि दिखने में, किसी को बोलिएगा कि बिटुमिनस कोयला का तापमान, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा एंथ्रासाइट, तो सब बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बिटुमिनस कोयला का तापमान जो है ज्यादा होगा, एंथ्रासाइट का कम होगा। ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिए। फिक्स्ड कार्बन से इग्निशन टेम्परेचर करने देना नहीं है, फिक्स्ड कार्बन से लेना देना है कि कितना लंबा समय तक जलेगा। ठीक है, अगर बात कर दे फिक्स कार्बन का, तो फिक्स कार्बन से हमको क्या मतलब होगा, क्या फायदा होगा? जिसमें जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा समय तक वो जलेगा, उतना ज्यादा वो हीट वैल्यू देगा। क्योंकि एंथ्रासाइट में ज्यादा कोयला है, तो सॉरी ज्यादा कार्बन है, तो ज्यादा समय तक जलेगा। देखते भी होंगे ना शायद बीसीसीएल का कोयला, बाकी जगह का कोयला से बीसीसीएल का कोयला को जलाने में ज्यादा समय लगता है, जलने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन एक बार जल गया ना, जल्दी बुझता भी नहीं है, बहुत लंबा तक जलता है। सुने होंगे ऐसा। ठीक है, जो पढ़े हुए सुने होंगे ना, जो भी अपने घर के बुजुर्ग वगैरह होंगे बोलते होंगे कि यहाँ का कोयला ऐसा है कि जलाने में टाइम लगता है, पर एक बार जल जाए बहुत लंबा देर तक जलते रहता है। तो ये हो गया इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल। The coal may be smoldering in the beginning, but it may soon break up into flames if sufficient oxygen or fresh air feeds the hot coal. The process of self-heating of coal resulting ultimately in its combustion is known as spontaneous heating. देखिए एक और definition यहाँ दिया हुआ है। The process of self-heating of coal resulting immediately, sorry, resulting immediately नहीं, resulting ultimately है, ultimately to its combustion is called as spontaneous heating. कोयले का स्वतः दहन तपन होना, जिससे लास्ट में उसको आग लग, जिसमें आग लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस हीटिंग।
मतलब सिंपल शब्द में अगर इसको बोलना है तो आपको पहले बिना किसी बाहरी ताप के कोयले का गर्म होकर आग पकड़ लेना को ही बोलेंगे स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए क्या चाहिए? तो दो चीज चाहिए, एक्सपोज सरफेस एरिया जो हमको कोयला दे रहा है उसका बाहरी सरफेस एरिया, और दूसरा इन एप्रोप्रिएट इनसफिशियंट अप्रचुर मात्रा हवा का। प्रचुर मात्रा नहीं, अप्रचुर, अपर्याप्त, कम। पूरा अगर ऑक्सीजन हवा मिल गया तब तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, लेकिन उसका गर्मी को बहा के ले जाएगा, तो कोयला का तापमान बढ़ेगा ही नहीं है, फिर वो जलेगा कहाँ? जब हवा नहीं रहेगा तब तो यहाँ पे इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से स्पॉन्टेनियस हीटिंग का मैकेनिज्म। समझ में आ गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। फैक्टर्स गवर्निंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल। कोयले का केमिकल कंपोजिशन, यानी कोयले में क्या क्या केमिकल्स जो चीजें हैं वो केमिकल कंपोजिशन जो है, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट, वोलाटाइल मैटर, ये सब चीजें। तो बोला गया है कि हाई मॉइस्चर, हाई वोलाटाइल मैटर कोल्स आर मोर ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। मतलब वैसा कोयला जिसमें नमी ज्यादा हो, जिसमें वोलेटाइल मैटर ज्यादा हो, वो जल्दी स्पॉन्टेनियस हीटिंग उसमें होता है। जस्ट लाइक लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस, है कि नहीं है? लिग्नाइट और बिटुमिनस, लिग्नाइट और बिटुमिनस में किसमें ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, लिग्नाइट में या बिटुमिनस में? बताइए, मॉइस्चर कंटेंट किसमें ज्यादा है, लिग्नाइट में या फिर बिटुमिनस में? जल्दी से बताइए, किसमें ज्यादा है जी आवाज? लिग्नाइट में, जी हाँ। तो अब लिग्नाइट में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस किसमें ज्यादा, लिग्नाइट में या फिर बिटुमिनस में? लिग्नाइट में। उसी तरह अगर हम आपसे पूछे कि वोलाटाइल मैटर लिग्नाइट में ज्यादा है या फिर बिटुमिनस में ज्यादा, तो क्या होगा? वोलाटाइल मैटर, वीएम, लिग्नाइट में ज्यादा है, तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग किस में ज्यादा चांसेस है? बिटुमिनस, सॉरी, लिग्नाइट में होने का। इसी तरह अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बिटुमिनस को, ठीक है, बिटुमिनस को किससे, एंथ्रासाइट से, तो सही बोल रहा है कि कोयला का रैंक कम होगा तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग चांस ज्यादा बढ़ेगा। पर रीजन क्या है? रीजन यही है कि कम रैंक का कोयला में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, वोलेटाइल मैटर ज्यादा रहता है। और हाई रैंक ऑफ कोल में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, वोलेटाइल मैटर कम रहता है, इसीलिए वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग में कम ससेप्टेबल है, मतलब कम चांसेस उसमें होने के। देखिएगा यार, अच्छा कोयला में ना जल्दी स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग जहाँ हो रहा है तो इसमें ये भी फैक्टर है कि कोयला जो है वो लो रैंक का कोयला है। जितना लो रैंक का कोयला उतना ज्यादा चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। बोला गया है कि वैसे कोयला जिसमें 25% या उससे ज्यादा वोलेटाइल मैटर हो और 7 से 15% मॉइस्चर हो, उनमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। वैसे कोयले ने 25 से ज्यादा % वोलेटाइल मैटर हो, 7 से 15% जो है मॉइस्चर हो, नमी हो, तो उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस रहता है। Moisture does not assist directly in the oxidation of coal, but as it dries up, the coal disintegrates, and the disintegrated coal present more surface of contact with air and oxygen. देखिए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का जो लेना देना है ना, वो वोलेटाइल मैटर से ही है। वोलेटाइल मैटर ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसमें ज्यादा चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, क्योंकि उसमें जल्दी आग पकड़ेगा। जिसमें भी वोलेटाइल मैटर पकड़ेगा ज्यादा आग पकड़ेगा। मॉइस्चर सीधे तौर पे जो है वो ऑक्सीडेशन को मदद नहीं करता। मॉइस्चर कैसे मदद करता है वो ये देखिए कि मान के चलिए ये कोयला है, अब इसमें क्या है, मॉइस्चर है, नमी है। तो जब भी कोयला का तापमान बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, तापमान बढ़ेगा जी, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो अंदर का जो पानी है, मॉइस्चर का मतलब क्या होगा, नमी, पानी। अंदर का जो H2O है वो क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगा, बाहर निकलेगा, भाप बन के तो प्रेशर बना के क्या करेगा, कोयला का जो सतह है उसमें क्रैक कर देगा।
है कि नहीं? क्रैक करेगा ना जी, इधर से क्रैक करेगा, इधर से क्रैक करेगा, इधर से क्रैक करेगा। ये क्रैक किया वो जो भाग है ना, वो क्या बना दिया, ये बना दिया एक्सपोज सरफेस इस कोयला में। तब और क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपोज सरफेस एरिया मिल गया, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि मॉइस्चर डज नॉट एक्सिस्ट डायरेक्टली। मॉइस्चर सीधे तौर पे तो नहीं डायरेक्टली ऑक्सीडेशन को मदद करता है, लेकिन जैसे जैसे ये मॉइस्चर जो है ना, वो ड्राई होता है, गर्मी पाकर जैसे जैसे वो सूखेगा, इवेपोरेट होगा, तो वो कोयले को तोड़ता है। और ये जो टूटे हुए जो कोयले होते हैं ना, वो ज्यादा सरफेस प्रेजेंट करते हैं हवा से संपर्क कराने में कोयले के। इस हिसाब से जो है हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के चांसेस इसमें बढ़ता है, ऑक्सीडेशन होने के चांसेस इसमें बढ़ता है। लिखा वो भी है कि हाई रैंक ऑफ कोल विथ हाई कार्बन कंटेंट, लेट्स से ओवर 85%, ठीक है, इज लेस लाइबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग। बोला गया है कि हाई रैंक ऑफ कोल जिसमें कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा हो, लगभग 85% से ज्यादा, वैसे कोयला में देर इज लेस चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, बहुत कम चांसेस होता है उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। लिग्नाइट और बिटुमिनस कोयला की बात करें तो दे आर ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, बट फायर्स आर प्रैक्टिकली अननोन इन एंथ्रासाइट। ठीक है, तो लिग्नाइट बिटुमिनस कोल में क्या स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस रहता है। ठीक है, हाई रैंक ऑफ कोयला जिसमें जैसे कि एंथ्रासाइट हो गया, तो उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। इसीलिए अभी तक जहां जितना भी देखा गया है, एंथ्रासाइट वाले कोयला खदान में अभी तक आग नहीं लगा है, नहीं लगा है। एक तो इसका इग्निशन टेम्परेचर खूब ज्यादा है, ऊपर से इसमें वोलेटाइल मैटर भी कम है, मॉइस्चर भी कम है। तो जो भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति चाहिए, एक्सपोज सरफेस एरिया, ठीक है, वो देते भी हैं, लेकिन इसका एक टेम्परेचर ही इतना ज्यादा है ना कि बढ़ते 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 अगर उस कोयला को वहां से हटा लिए, निकाल लिए, तो फिर वहां पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा। मतलब अगर प्रचुर मात्रा में हवा तुरंत पहुंच गया तो फिर नहीं होगा। इसलिए बोला गया कि एंथ्रासाइट कोल माइंस में अभी तक जो फायर है प्रैक्टिकली अननोन है। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन है, द प्रोनेस टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग ऑक्सीजन कंटेंट इन द volatile matter of the coal. With oxygen content 2% or less, the coal is not liable to spontaneous heating. ये भी बताया गया है कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का जो चांस है, प्रोनेस का मतलब होता है चांस, संभावना, प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी टू द स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग इन ऑक्सीजन कंटेंट। मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने की जो संभावना होती है, वो ऑक्सीजन कम करेंगे तो उसकी संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना आपका कम संभावना है। ठीक है, मतलब देखिए ऑक्सीजन तो होना चाहिए, इनसफिशियंट होना चाहिए, लेकिन जैसे और ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर जाएंगे तो और कम कम होता जाएगा। विद 2% और लेस द कोल इज नॉट लाइबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये याद कर सकते हैं। 2% या 2% से कम ऑक्सीजन रहने पर कोयला में स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा। 2% या 2% से कम रहने पर कौन सा ऑक्सीजन, कोयला में स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा। अब आते हैं बैंड एंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। आपको बताया था फर्स्ट कोल जियोलॉजी में कि देयर आर 4 बैंड्स ऑफ कोल, व्हाइट रेन, क्लैरिन, फ्यूजन और ड्यूरेन। बताया था ना, क्या क्या था बताइए तो। एक व्हाइट रेन था, एक क्लैरिन था, एक ड्यूरेन था और एक फ्यूजन था। ठीक है, यही था ना, VCDF। ठीक है, तो व्हाइट रेन, क्लैरिन और ये सब बोला जाता है इनको बैंडेड कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। तो इस पे भी निर्भर करता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। The bright bands of coal, white green and clarine, are more liable to spontaneous heating than the dull constituent like diurane and fusion. आपको तो मैं स्टार्टिंग बताया था कि जो चमकीले बैंड होते हैं कोयला के, वो कौन होते हैं, वो होते हैं वाइट्रिन एंड क्लैरिन। ये जो ड्यूरेन और फ्यूजन है ना, वो डल पार्ट होते हैं। ठीक है, डल पार्ट होते हैं मतलब। ठीक है, हाथ में चिपकने वाले जो नहीं बताए थे, हाथ में स्टिक भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो पार्ट है उसको ड्यूरेन एंड फ्यूजन कहा जाता है। बाकी जो चमकीला भाग रहता है ना कोयला में, देखिएगा, ठीक है, चमकते वाला कोई पार्ट रह गया, कंस्टिट्यूएंट रह गया, उसको बोलते हैं वाइट्रिन एंड क्लैरिन। तो बोला गया कि जो भी कोयला में ना ये दोनों रहा, उसमें ज्यादा चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, लेकिन अगर ड्यूरेन और फ्यूजन है तो उसमें कम चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। ठीक है, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। द ब्राइट बैंड्स
Vitrine and chlorine are more liable to spontaneous heating than the dull constituent like Duran and fusion. Duran is hard and difficult to fracture and resistant to self-heating. Fusion consists very largely of resin material, but it is porous. Flocculant powder, which present a large surface to the air, it therefore oxidizes rapidly at low temperature, but it forms only 5 to 6% of coal, and thus not so important factor in spontaneous heating as chlorine or chlorine. तो मेनली यही याद रखना है इसमें, वैसे बहुत सारी चीज इसमें लिखा हुआ है पर इसको आप स्किप कर सकते हैं। दूसरा तीसरा चीज है फ्राइबिलिटी। The coal which is easily crushed and broken into smaller sizes are more liable to spontaneous heating than hard coal। मतलब जितना जो कोयला है, जितना कमजोर कोयला होगा, जिसका फ्राइबिलिटी ज्यादा होगा, फ्राइबिलिटी मतलब जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, ठीक है, द ईज एट विच कोल कैन बी क्रस्ड और ब्रोकन इनटू स्मॉलर साइजेस इज कॉल्ड एज फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी कोयला कितना आसानी से क्रश किया जा सकता है, टूटा तोड़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी। तो जो भी कोयला आसानी से जल्दी टूटेगा, जल्दी क्रश्ड ब्रोकन होगा छोटे छोटे टुकड़ों में, उसमें ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। अगर हार्ड कोयला है तो उसमें कम चांसेस स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा कंपैरेटिवली। बोला गया है कि वैसे कोयला जो इजिली क्रश्ड और ब्रोकन हो सकते हैं इनटू स्मॉलर साइजेस आर मोर ससेप्टेबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग देन हार्ड कोल। जैसे कि देखा गया कि दीसरगढ़ सीम है रानीगंज कोलफील्ड में, एंड 10 एंड 14 एंड 15 सीम है झरिया फील्ड में। सीम्स कोल्स आर टिपिकल एग्जांपल। तो दीसरगढ़ सीम जो है और झरिया फील्ड का 14 एंड 15 सीम जो है वो उनका फ्राइबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो जल्दी से क्रश हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। तो वो वैसे कोयला में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस ज्यादा है। जो जल्दी टूटेगा ज्यादा एक्सपोज सरफेस एरिया प्रेजेंट करेगा, तो ज्यादा एक्सपोज सरफेस एरिया प्रेजेंट करेगा तो ज्यादा चांसेस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। अब आते हैं प्रेजेंस ऑफ आयरन पाइराइट्स। Coal containing iron pyrites in disseminated form is much liable to spontaneous heating. Example, some coal seam in Pench Valley coalfield. Iron pyrites during oxidation swell and cause the coal to disintegrate. सेम काम मॉइस्चर जैसा जो काम है वो यही कर रहा है। बोला गया है कि वैसे कोयला जिसमें आयरन पाइराइट जो रहता है, ठीक है, आयरन पाइराइट अगर रहता है कोयला में तो उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कि पेंच वैली कोलफील्ड, ये महाराष्ट्र का WCL का, ये वैसे तो ये MP में आता है पर ये WCL का ये अंदर में आता है, पेंच वैली कोलफील्ड। तो यहाँ का जो कोयला है उसमें क्या है कि खास बात है कि वहाँ पे आयरन पायरेट्स पाई जाती है। अब आयरन पायरेट्स का होने से क्या नुकसान है कि आयरन पायरेट्स क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो वो फूल जाता है आयरन पायरेट्स, और जब फूलेगा तो क्या टूट जाएगा कोयला। जब टूटेगा कोयला तो ज्यादा सरफेस प्रेजेंट करेगा, हवा अंदर घुसेगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ज्यादा होगा। इसको आप बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा मेरा आयरन पायरेट मौजूद रहेगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस रहेगा। तो इसको सबको इसको एरो बनाते जाइए। एरो बना रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आयरन पायरेट ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फ्राइबिलिटी का मतलब हो गया कि कौन कोयला जो है ज्यादा इजिली टूट जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कोयला जल्दी टूटेगा उतना जो है ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। वाइटरिन क्लोरीन के लिए तो याद ही नहीं करना कुछ। VM के लिए भी याद कर लीजिए, VM और मॉइस्चर, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। अब आते हैं नेचर ऑफ एड ज्वाइनिंग स्ट्राटा। इसकी 7 बातों पर निर्भर करता है, सॉरी 8 बातों पर निर्भर करता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। नेचर ऑफ एड ज्वाइनिंग स्ट्राटा। नेचर ऑफ एड ज्वाइनिंग स्ट्राटा का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए ये मेरा कोयला है, ठीक है। अब कोयले के ऊपर स्ट्राटा है, नीचे भी स्ट्राटा है, इसको बोलेंगे एड ज्वाइनिंग स्ट्राटा। जो आसपास के जो स्ट्राटा होते हैं ना कोल सीम के, उनको बोलते हैं एड ज्वाइनिंग स्ट्राटा। अगल बगल के जो भी पत्थर स्तर होते हैं कोयला सिम के, उसको बोलेंगे एड ज्वाइनिंग स्ट्राटा। तो एड ज्वाइनिंग स्ट्राटा का जो प्रवृत्ति है ना उस पर भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना के जो चांसेस हैं वो डिपेंड करते हैं। बोला गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कोल मेजर सेल्स इज ओनली 1/3 दैट ऑफ सैंडस्टोन, ठीक है। यानी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कोल
measure cells is only 1/3 of sandstones. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान के चलिए ये मेरा कोयला सिम है, इसके ऊपर मेरा शेल है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा शेल है और नीचे भी मेरा शेल है, और मान के चलिए उसमें कुछ और भी हो सकता है, कुछ और कोई चीजें हैं, कोई और पत्थर है, और मान के चलिए यहाँ पे एक और कोयला सिम बना है, इसके ऊपर मेरा सैंडस्टोन है और ऊपर कोई और पत्थर स्तर है। तो बोला ये थर्मल कंडक्टिविटी मतलब एक तरह का ताप को क्या करना, कंडक्ट करवाना, ताप को ताप को कंडक्ट करवाना, ठीक है। ताप जैसे कि कंडक्टर क्या करता है कि अब ताप को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसफर करता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब भी यहाँ पे क्या होगा कि हीट ट्रांसफर कौन करा रहा है आसानी से। तो अगर बोला गया है कि अगर मेरा शेल है एडजॉइनिंग स्ट्राटा में और मेरा ये सैंडस्टोन है, मान के चलिए एडजॉइनिंग स्ट्राटा में, दो यहाँ पे एडजॉइनिंग स्ट्राटा रखे हैं, एक में रखे हैं सेल, एक में रखे सैंडस्टोन। तो जितना जितना ये हीट ट्रांसफर करता है ना सेल, उसका सिर्फ 1/3 ही ये हीट ट्रांसफर सैंडस्टोन करता है, 1/3 करेगा सेल का, ठीक है। मान के चलिए 3, हीट का क्या होता है यूनिट बताइए तो, किसी को पता है हीट का यूनिट क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कैलोरीज, हाँ कैलोरीज बोल सकते हैं, जूल भी होता है, केल्विन नहीं होता है, केल्विन टेम्परेचर का होता है। मान के चलिए 3 जूल ये हीट भेजा, 3 जूल मान के चलिए यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया है इसमें, ये कोयला है ना, कोयला के अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया, इसमें भी कोयला के अंदर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया। जो हीट निकला वो 3 जूल, मान के चलिए जो हीट निकला ना, तो ये सेल जो है, सेल इसके नजदीक में है, तो सेल जो है ना, जो हीट निकला ना वो 3 जूल जो है ट्रांसफर कर रहा है। अगर सैंडस्टोन होगा ना, 3 जूल अगर निकलता है तो सिर्फ 1 जूल ही यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना सेल हीट ट्रांसफर करता है ना, उसका सिर्फ 1/3 सैंडस्टोन जो है हीट ट्रांसफर करता है अगल बगल के पत्थर स्तरों में। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया जी? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब वो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है, जो पत्थर स्तरे हैं कैसे वो हीट ट्रांसफर करते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी को ही बोल देंगे थर्मल कंडक्टिविटी। तो सेल का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितना होता है, ज्यादा होता है, लेकिन इसका सैंडस्टोन का कम है। तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम रहेगा, ठीक है, वो कम हीट ट्रांसफर करा पाएगा। मान के चलिए सैंडस्टोन सेल था, फिर इसके ऊपर कोयला सिम होगा, तो वहां पर आग लगने का चांसेस नहीं ना रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे अगेन कोयला सिम है, इसके ऊपर भी कोयला सिम है, तो इसमें चांसेस ज्यादा हो गया ना लगने का, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो जल्दी आधा कर रहा है सेल, ये तो सैंडस्टोन कम कर रहा है, तो इसमें कम चांसेस है। तो यहाँ पे याद रख लीजिए शेल एंड सैंडस्टोन। सेल में अगर सेल है तो ज्यादा चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, सैंडस्टोन है तो कम चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, ठीक है। क्योंकि ठीक है सैंडस्टोन जो है 1/3 हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू सेल। यानी थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है सैंडस्टोन का, वो सेल का 1/3 ही होता है। इफ द coal heap is covered by loose cells, the heat of oxidation of coal is not dissipated as fast as in the case of coverage by sandstone, and the former heap is more liable to spontaneity. Actually यहाँ कुछ और बताएं क्या? If the coal heap is covered by loose cell, the heat of oxidation of coal is not dissipated as fast as in the case of coal coverage by, सॉरी उल्टा बता दिए जी, एक सेकेंड। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि कौन ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम भी मेरा गलत हो जाएगा, एक सेकेंड उल्टा बना दिए, फिर से समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब जिस, अगर थर्मल कंडक्टिविटी किसी का ज्यादा है ना, एक सेकेंड ये इसको कर लेते हैं, दो कोयला है यहाँ पे, सेम कोयला है, सेम सिम, मतलब सेम सिम तो नहीं है, मतलब सेम साइज का कोयला, या सेम साइज का सिम है सपोज, इसके ऊपर में है सैंडस्टोन,
इसके ऊपर में है शेल। ठीक है, और ये काम करते हैं, सेम नहीं बनाते हैं, कोयला का ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें बेटर समझाया कोयला का हीप से। तो कोयला का हीप ही बना देते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे मेरे पास कोयला का ढेर है। ठीक है, कोयले का ढेर। ये भी थोड़ा अच्छे से समझा ही देते हैं। ठीक है, दो कोयला का ढेर है लगभग एक साइज के। ठीक है, इसमें हम लोग डाल दिए हैं शेल। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर वाला पार्ट में सेल भरा हुआ है। सेल ऊपर से, कोयला का ढेर था, इसके ऊपर हम लोग सेल का एक, ठीक है, चढ़ा दिए। सेल पत्थर जो है इसमें मिला दिए, और इसमें मिला दिए, उसके ऊपर हम लोग डाल दिए सैंडस्टोन। थोड़ा सा उल्टा बता दिए थे पहली बार में, अभी सही बताएंगे। दिस इज कौन सा, ये है अपना शेल, और ये है हमारा सैंडस्टोन। तो बोला जाता है कि अगर कोई कोयला का हीप, कोई कोयला का ढेर को अगर हम लोग कवर करते हैं बाई लूज सेल, सेल से हम लोग कवर कर दिए, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग क्या किए हैं, वो तो कवर कर दिए ना, ये कवर हो गया ये। तो द हीट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कोल इज नॉट डिसिपेटेड एज फास्ट as in the case of converge by sandstone, and the former heap is more liable to spontaneous heating। अब यहाँ पे सेल का भी एक छोटा सा ये हीप बना दिए। कोयला का ढेर के ऊपर हम लोग क्या डाल दिए, सेल डाल दिए, सॉरी अभी सैंडस्टोन डाल दिए। तो बोला गया है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा तो हीट जो तापमान तो रिलीज होगा। ये जो सेल होता है ना, वो तापमान को बाहर जाने नहीं देगा। ठीक है, ज्यादा रिलीज होने नहीं देगा, बहुत कम ही रिलीज होने देगा। ठीक है, एक दो, और ये तीन, तीन हीट मान लीजिए, तीन जो रिलीज हो रहा है। लेकिन सैंडस्टोन क्या है कि सैंडस्टोन जो है, वो जो हीट रिलीज कर रहा है ना इसका, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसका ऑफ कोल मेजर सोल्स इज ओनली वन थर्ड ऑफ दैट ऑफ सैंडस्टोन। सॉरी उल्टा बता दी। अब ये सैंडस्टोन क्या करेगा ना, इसकी तुलना से 3 गुना ज्यादा इसका थर्मल कंडक्टिविटी होता है। मतलब ये अगर तीन अगर है तो तीन का 3 गुना कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और एक नौ। ये समझ लिए 3 गुना ज्यादा जो है, 3x जो है वो हीट डिसोपिएट करता है, हीट बाहर निकालता है। अब जो हीट अगर बाहर निकालेगा तो स्पॉन्टेनियस होने का चांस इसमें कम ना रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, है कि नहीं है। लेकिन सेल क्या है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी इसकी तुलना में 1/3 होता है। सेल का कितना होता है, 1/3 होता है सैंडस्टोन का थर्मल कंडक्टिविटी का। तो अगर 1/3 होगा तो क्या होगा, कम हीट को डिसिपेट करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी जो है जिसका भी ज्यादा रहेगा, उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, स्पॉन्ट अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग कम रहेगा। जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी किसका ज्यादा है, सेल का ज्यादा है या सैंडस्टोन का ज्यादा है, सैंडस्टोन का ज्यादा है कि नहीं है। सैंडस्टोन का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा ताप जो है वो बिखेरेगा, बाहर करेगा, बाहर जाने देगा। तो क्या होगा, जो भी मान लीजिए कोई कोयला का ढेर है तो उसमें जो भी तापमान बढ़ रहा है वो बाहर चला जाएगा आसानी से। लेकिन अगर सेल है तो क्या करेगा, वो तो जाने नहीं देगा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है। फिर क्या होगा, फिर ये तापमान कम जाने देगा, तो आपको कम बिखेरेगा, तो इसलिए उसमें ज्यादा चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। अभी समझ में आ गया, इससे पहले थोड़ा सा हम गलत बता दिए थे, अभी समझ आया ना। हेलो, अभी समझ में आया ना। भूलिएगा मत। ठीक है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हम गलत बता दिए इसमें, अभी सही है। ठीक है, नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है।
डेप्थ ऑफ सिम, अभी क्या है, सिम के गहराई के ऊपर भी ये निर्भर करता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का प्रोबेबिलिटी। द स्टार्टर टेम्परेचर एंड क्रशिंग इफेक्ट ऑफ सुपर इंकम्बेंटेंट रॉक्स of coal seam increases with increase in depth. Both these factors accelerate the proneness of spontaneous heating. मतलब अगर आप सीम की गहराई बढ़ाते हैं तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी बढ़ेगा। रीजन क्या है? जियोथर्मिक ग्रेडियंट, डेप्थ बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और ऊपर से क्रशिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पिलर पे लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो क्रश होने की संभावना ज्यादा होगा। और अब जस्ट हम लोग पढ़े थे फ्राइबिलिटी फी फैक्टर है, तो कोयला जितना जल्दी क्रश होगा उतना ज्यादा ब्रोकन सरफेस क्या एक्सपोज करेगा, उतना ज्यादा चांसेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का। किसी चीज का रिपीट करते हैं, नेचर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रटा, नेचर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रटा रिपीट कर दें। यशवंत जी क्या बोल रहे हैं? नेचर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रटा रिपीट करना है। ओके ओके, देखिए समझिए, थर्मल कंडक्टिविटी थोड़ा सा समझ लीजिए। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है किसी भी चीज का वह गुण कितना आसानी से वो हीट जो है ट्रांसफर कर सकता है, वह गुण जिससे वो कितनी आसानी से अपना जो हीट है वो ट्रांसफर कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आग दिए तो कितना ज्यादा जो हीट ट्रांसफर कर ले रहा है, उसी को इसको बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। पत्थर का भी होता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो बोला गया है कि जिन भी पत्थरों का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, कम करा देंगे, क्योंकि टेम्परेचर को है बढ़ाते जा रहे हैं। इसको टेम्परेचर क्या है, अभी जस्ट लाइक आप मान के चलिए सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप जो वायर गज रहता है वो क्या करता है, तापमान को फैलाकर टेम्परेचर कम कर देता है ना। तो वही चीज समझ लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी है, ये टेम्परेचर को फैला के कम करना। तो ये सैंडस्टोन का जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो ज्यादा रहता है। ज्यादा का मतलब आसानी से तापमान को बिखेर के बाहर जो कर देता है, टेम्परेचर स्लो डाउन कर देता है। पर सेल का नहीं है, सेल का थर्मल कंडक्टिविटी कम है। अब सेल का अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम रहेगा तो आसानी से ताप को नहीं फैलाकर कम कर पाएगा। तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, पत्थर का जो भी कोयला सिम है टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर उसमें आग लग जाएगा। अभी समझ में आया? समझ में आया जी? चलिए, डेप्थ ऑफ सिम के हिसाब से याद कर लीजिए कि अगर सिम का गहराई बढ़ता है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस बढ़ता है। थिकनेस ऑफ सिम पे आ जाइए अब। सिम की मोटाई, ठीक है, सिम की मोटाई, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ऑल द कोल इन अ थिक सिम during depleting by caving. The difficulty in the extraction of coal by caving often result in nearly 50% extraction only, and the remaining coal is left underground in the form of stooks, coal in the roof, or coal in the parting between the adjacent section. Such coal lying in the groove provides suitable material for spontaneous heating. Coal of high stooks is easily crushed, and such crushed coal is readily attacked by oxidation process. Another contributory factor for the spontaneous heating in thick sim is the slow velocity of air current in high galleries. Due to slow velocity, the heat of oxidation is not low fast enough. मतलब जितना ज्यादा मोटा सिम रहेगा उसमें भी चांसेस है ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का, पर ये अंडरग्राउंड के लिए है। क्यों बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा अगर मोटा कोयला होगा, जितना ज्यादा कोयला अगर मेरा मोटा रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको पूरी तरह कोयला नहीं निकाल सकते। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव ऑल द कोल इन अ थिक सीम। थिक सीम में पूरा कोयला निकाल पाना काफी मुश्किल होता है, खासकर जब डिप्लेरिंग बाय केविंग करते हैं तो। द डिफिकल्टी इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय केविंग मेथड ऑफन रिजल्ट इन नियरली 50% ऑफ एक्सट्रैक्शन ओनली। जो एक्सट्रैक्शन जो करते हैं केविंग विधि से वो इतना कम होता है कि सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग 50% ही एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। बाकी का जो कोयला है वो भूमिगत भाग में छूट जाता है स्टूक के रूप में। कोयला चाल में, ठीक है, चाल में कोयला, चाल में हल्का सा कोयला छूट गया या दो सेक्शन के बीच में पार्टिंग के रूप में छूट गया। जब ऐसे कोयला जो है ना गुफ में छूटते हैं ना तो क्या होता है, ऐसे जो कोयला है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए सूटेबल साबित होते हैं, उपयुक्त साबित होते हैं।
ये जो कोयला और जो मौजूद है स्टूप वगैरह में आसानी से क्रश हो जाते हैं, और क्रश्ड कोल क्या मिलता है उसको, एक्सपोज सरफेस मिल जाता है कोयले का, और वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्रश्ड कोल इधर से मिल गया, ऊपर से जो गोफ वाली जो जगह होती है, थिक सी जगह अगर होता है, उसमें हवा की गति भी काफी कम होती है, हवा की मात्रा कम होती है, आपको बताए थे ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस हीटिंग बताए थे कि ऑक्सीडेशन सॉरी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए चाहिए क्या, एक्सपोज सरफेस एरिया, हवा की कम गति या हवा की कम मात्रा, वो दोनों ही यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जितना ज्यादा मोटा सिम उतना ज्यादा चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। Slack or inferior core purposely left underground due to poor marketability is also responsible for spontaneous heating। स्लैक कोल होता है, ठीक है, या फिर जो खराब कोयला होता है जो जानबूझ के भूमिगत भाग में छोड़ दिया जाता है ड्यू टू मार्केटेबिलिटी, क्योंकि उनको बेचा आज सही रेट पे नहीं मिलता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, नीचे ही दबा देते हैं। ये भी एक कारण है स्पॉन्टेनियस होने का, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल आपको बताया था, याद है जी? जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज आप लोग को भी हो जाएगा। साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल समझते हैं? साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल कितने भाग में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल? कोल को कितने भाग में बांटा गया है? कोयला को हाँ अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक जी। नाम बताइए तो। साइज ग्रेडेशन यानी कोयला का साइज के अनुसार कोयला को कितने में भाग में बांटा गया, बताइए, उसी को बोले तीन प्रकार। तीनों का नाम, अच्छा, स्लैग, रबल और एक क्या है? स्लैग, रबल और एक याद नहीं है बाकी। स्टीम, रबल और स्लैग, ये होता है। ठीक है, स्टीम, रबल और स्लैग। स्टीम का साइज पता है किसी को? ये सब भूल गए? 200? 200 क्या? 500 से 200 mm। और स्टीम कोयला हो गया 500 से 200 mm। रबल कोल किसको बोलेंगे? रबल, रबल 25 से 50। ठीक है, 0 से 25, 25 से 50, 0 से 25, 50 से 200। तो स्टीम कोल कौन सा होगा, 50 से 200 होगा? जल्दी से बताइए, आप लोग हम रिवाइज करा रहे हैं, हम अभी बताएंगे, आप ही लोग से हमको आंसर लेना है। स्लैग, रबल, अभी भी कंफ्यूजन है बहुत जन का, देख रहे हैं। क्या होगा जी, जल्दी से बताइए। साइज ग्रेडेशन ऑफ कोल इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपको हम बताए भी थे इसके बारे में कि साइज ग्रेडेशन के बेसिस पे, साइज ग्रेडेशन का मतलब जो है कि कोयला का जो बिक्री होता है, मार्केटिंग होता है, उसके अनुसार जो है कोयला को कितने भाग में बांटा गया है। सारा कुछ आपको यहाँ पे हम लोग बताए थे, इसमें तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए कि कौन सा कोयला को कौन सा कोयला, सॉरी, कौन सा कोयला को हम लोग स्टीम कोल बोलते हैं, कौन सा कोयला को हम लोग रबल कोल बोलते हैं, सारा कुछ हम लोग कवर करवाए थे। याद, जल्दी जल्दी सब बताइए, एक दो आदमी बता रहे सिर्फ, जल्दी बताइए। स्टेम 500 से लेके 200 सही है। रबल 25 से लेके 50 सही है। और जो स्लैग होल होता है वो 0 से 25। हाँ, रन ऑफ कोल माई वन स्क्रीन साइज का कोल ही होता है। चलिए बढ़िया, अजय जी बहुत बढ़िया। और कोई एफ करके हैं स्टीम, वो भी सही बता रहे हैं। प्रभात जी, आप, हाँ आपको उल्टा बताया ना। हाँ सही है, सबका सही है। याद रख लीजिएगा, गड़बड़ाइएगा मत, ये स्लैग का मतलब सैचुरेशन ऑफ कोल वाला है। ठीक है, स्लैग का मतलब है कि less than 25 mm। ठीक है, इसको लिख देते हैं, less than 25 mm। ठीक है, 25 mm से कम का जो कोयला होता है उसको बोलेंगे स्लैग कोल, साइज के बाद बेसिस पे। तो जो खराब कोयला होता है, छोटा जो कोयला होता है ना, कभी कभी भूमिगत भाग पे ही रख दिया जाता है, भेज दिया जाता है ड्यू टू पुअर मार्केबिलिटी।
ठीक है, उनका मार्केट में ज्यादा उतना डिमांड है नहीं, इसके लिए कभी कभी क्या करते हैं, भूमिगत भाग में उसको दबा देते हैं जानबूझ के। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, क्योंकि वो कार्बन में पदार्थ है, ऑक्सीजन कहीं कम उसको मिला तो सीधा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है। और आठवां कारण क्या है? जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। नियर फॉल्ट प्लेन द कोल एंड अदर स्ट्राटा आर यूजुअली क्रस्ड and not hard enough. Such crushed and weak friable coal has to be left in situ for support near fault zone to prevent rock slide along the fault plane. Such coal is more liable to spontaneity than the comparatively harder coal at places away from fault zone. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बोला गया है कि जहां पे जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है ना, वहां पर भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि फॉल्ट प्लेन के नजदीक जो कोयला मिलता है वो काफी क्रस्ड मिलता है और काफी कमजोर कोयला मिलता है। फॉल्ट प्लेन आपको शायद याद हो तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाते थे, ये कोल सीम बनाते थे और ये हमारा फॉल्ट प्लेन था, और ये वापस से हम लोग बनाते हैं कोयला सीम। तो बोला गया है कि फॉल्ट प्लेन के जो नजदीक का जो भाग होगा ना, कौन सा भाग, ये वाला भाग, ये जो भाग होगा, ये भाग जो होगा वो काफी ज्यादा क्रस्ड होता है। ये जो भाग है ना, ये क्रस्ड, काफी कोयला इसमें मिलेगा, क्रस्ड हुआ, वीक कोयला मिलेगा। आपको बताया था कि जहाँ क्रस्ड और वीक होगा वहां स्पॉन्टेनियस हीटिंग ज्यादा होगा। वहीं फॉल्ट प्लेन से अगर दूर जाइएगा, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे मे भी आपको कोयला हार्ड मिले और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांस कम रहे, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट कोयला है, वीक कोयला है, फ्राइबल कोयला है। तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी इस तरह से अफेक्ट करता है स्पॉन्टेनियस को। तो ये हो गया आपके कुल 8 फैक्टर्स: केमिकल कंपोजिशन, बैंडेड कंस्टिट्यूएंट, फ्राइबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ आयरन पायराइड्स, नेचर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्राटा, डेप्थ ऑफ द सीम, थिकनेस ऑफ द सीम, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। सही है, यहाँ पर तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा नोट्स पे बहुत शॉर्ट में लिखे, इतना ज्यादा समझाया नहीं है, पर ये कि जितना वहां पे नोट्स में लिखा काफी होगा। अब आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन जहां भी पीरियड दिखे ना, ये समझ लीजिए कि वो क्या है, टाइम है। जहां आपको पीरियड दिखे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि समय। अब समय है तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, या तो सेकंड होगा, या तो मिनट होगा, या फिर आवर होगा। रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं? विप्रोटेक जी क्या बोल रहे हैं? विप्रोटेक जी क्या बोल रहे हैं? पहले तो नाम चेंज कर लीजिए, बोलने में भी ठीक नहीं लगता है विप्रोटेक। नाम रखिए अच्छा सा जिसको बोल सके। हेलो, क्लास से रहने देते हैं। अच्छा, ज्यादा बाउंस हो रहा है क्या? हेलो, तो चलिए इंक्यूबेशन पीरियड खत्म कर लेते हैं ना। इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, कहीं जाना है क्या? ये इंपॉर्टेंट है जी, ये पूरा पढ़ाई देते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड और ये सब सिम्टम्स वगैरह कंप्लीट कर लेने दीजिए आज हमको। ऐसे में बोलिएगा टाइम में कोर्स नहीं खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? चलिए, तो इंक्यूबेशन पीरियड चूंकि ये टाइम है, तो इसका यूनिट भी सेकंड, मिनट, आर, वीक, ईयर, मंथ, ये हो सकता है। इट इज द टाइम पीरियड विच elapses between the time when the coal is first subjected to condition favorable for spontaneous heating and the time the indication of spontaneous heating। ये दो चीजों के बीच का समय है। ठीक है, दो चीजों के ये बीच का समय है। कौन से दो चीज? जब कोयला पहली बार, यहाँ फर्स्ट नोट कर लीजिए, फर्स्ट, जब कोयला को पहली बार स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिला। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया? इसको ऑक्सीजन मिला होगा, अपर्याप्त हवा मिला होगा, अपर्याप्त
और साथ ही साथ क्या मिला होगा, एक्सपोज सरफेस एरिया। तो ये समय से नोट करके जब इस कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग का लक्षण मिला होगा, सिम्टम्स मिला होगा, इस दोनों चीजों के बीच के समय अंतराल को, इस बीच के टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड, आईपी। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वह समय किसके बीच हो, जो कोयला सबसे पहली बार स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में सबसे पहली बार जब कोयला एक्सपोज होता है और जब उस कोयले में सिम्टम्स मिलता है आग का, ठीक है, हीटिंग का सिम्टम्स मिलता है, दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस हीटिंग। नहीं समझ में आया? देखिए, कोयला था, जब इसको क्या मिला, फेवरेबल कंडीशन मिला, एक्सपोज सरफेस एरिया मिला और अपर्याप्त हवा मिला, उस टाइम को नोट कर लीजिए। और जब इस कोयला में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का लक्षण मिलेगा, इंडिकेशन मिलेगा, उस समय के जो समय जो हुआ उसके बीच का जो टाइम हुआ वो मान लीजिए उसको बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कि आज मान के चलिए, आज कौन सा डे है, आज है कितना तारीख है आज, तो याद नहीं है, एक सेकेंड। अच्छा, ये आया था 12 19, आज 19 तारीख है। सपोज आज कोयला में पहली बार स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मिली उसको, एक्सपोज सरफेस एरिया और इनएडिक्वेट एयर, मतलब अपर्याप्त हवा। अब क्या है, 22 तारीख को, 22 दिसंबर को यहाँ पे कोयला में, इसी कोयला में हीटिंग का इंडिकेशन मिल गया। ये दोनों का बीच का जो समय अंतराल है उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस हीटिंग। दोनों के बीच का समय अंतराल का मतलब क्या होता है, 3 दिन। ये जो 3 दिन है ना, यही मेरा क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना जी? डेथ डेविल, नाम भी इतना खतरनाक खतरनाक रखते हैं आदमी, ऐसा नाम रखिए, बोलने में ठीक लगता है, सबको बोल रहे हैं नाम, थोड़ा सा ऐसा रखिए कि पता चले। किसी का विप्रोटेक नाम रहता है, किसी का डेथ डेविल नाम रहता है, किसी कुछ कुछ इंसान वाले नाम रखिए। चलिए, in a coal mine having depleting with caving, the coal left in the HC2 stokes is buried under broken rocks of roof after the first major roof fall takes place. In a seam thicker than 3 meters, it is not possible to extract all the coal up to the roof, and if the latter consists of immediate silly band, coal is left intact against the roof during development as one of the measures in the roof support. Such roof fall in go after withdrawal of supports during the retreating caving method, and it's get buried after the first major roof fall. The first major roof fall therefore creates the condition. अब ये याद रखने वाला चीज है। अब ये तो हम बता दिए कि टेक्निकल चीज कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता क्या है, सॉरी स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड आखिरकार होता क्या है। पर प्रैक्टिकली हम लोग कब मानेंगे कि कोयले को स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए अनुकूल परिस्थिति मिली है, फेवरेबल कंडीशन मिला है, कब मानेंगे? तो अगर हम लोग केविंग विधि से करते हैं ना डिक्लेयरिंग, तो ऐसा माना जाता है कि जो पहला मेजर फॉल, रूफ फॉल होता है, ठीक है, वो माना जाता है कि कोयलों को सबसे पहली बार यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का यहाँ पे मिला है, क्या, सॉरी, कोयलों को स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए सारी जो जरूरत चीजें हैं, फेवरेबल कंडीशन वो मिला। ठीक है, तो यही बोला गया, द फर्स्ट मेजर रूफ फॉल therefore creates the condition under which the coal oxidation heat that cannot dissipate fast enough, the result that heat oxidation builds up the leading ultimately to spontaneous heating। तो ये कोयला का जो पहली बार में ये जो अपना रूफ फॉल होता है उसको हम लोग फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है इसको मिल गया है। ठीक है, द टर्म इंक्यूबेशन has therefore special significance in depleting mine, as all the depleting operations should be over in a mine or a panel during the incubation period, so that the depleter area can be sealed off by stopping। अब इंक्यूबेशन पीरियड का महत्व क्या है? महत्व है अंडरग्राउंड माइंस में बोल सकते जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में जो पैनल होगा, जो डिप्लेयरिंग हम लोग करेंगे ना, वो पैनल का जो डिप्लेयरिंग इस तरह करेंगे कि जो भी मेरा पैनल का जो कोयला है वो पूरी तरह निकाल लें विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड। मान के चलिए हमको पता है कि मेरे कोयला का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 महीना है, तो हम लोग पैनल, जो डिप्लेयरिंग पैनल बनाएंगे वो उतना ही साइज का बनाएंगे जिसे हम 3 महीने में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए इसका
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ पैनल। साइज ऑफ पैनल पता करने के लिए, अब साइज ऑफ पैनल गणना करने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा घटक है, जो डिसाइड करता है कि हमारा पैनल का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। द इंक्यूबेशन पीरियड कैनॉट बी मेजर्ड बाई एनी इंस्ट्रूमेंट। इंक्यूबेशन पीरियड किसी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि आप इंक्यूबेशन पीरियड मेजर कर सकते हैं। हैज टू बी जज्ड बाय एक्सपीरियंस्ड गेट gained at the mine or distant mines working in the same seam. It varies from seam to seam and it is observed to be as follow for some seam. तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, वो ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट से आप निकाल सकते हैं ना कि पता कर सकते हैं, बस इसको जज कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, आपको भी अनुभव से अपने खदान में ही या फिर आसपास के खदानों से आप जो है सेम सिम का आप उसका आकलन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ का इंक्यूबेशन पीरियड ये हो सकता है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको बता देगा हाँ इस कोयले का 3 महीना स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड है। ये सिम टू सिम वैरी कर जाता है, ये सिम से सिम ये वैरी कर सकता है। किसी सिम का अगर इंक्यूबेशन पीरियड है 10 महीना, किसी का 2 हफ्ता हो सकता है, किसी का 5। कुछ सिम के नाम दिया गया है, देख लगते हैं। जमाबाद का है 12 से 20 वीक, ठीक है। चूरी कोली सिस्टम में है 15 हफ्ता। माकुम कोली जो कोलफील्ड है वो आसाम का है 10 से 20 हफ्ता। निवेली लिग्नाइट ये 8 से 10 वीक, और विश्रामपुर सिम जो है 8 हफ्ता, ठीक है। तो ये सब जो है इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ बताइए। सम कोल्स आर सो लाइबल टू स्पॉन्टेनियस that the coal stocked in a wagon loading bunker catches fire if not removed within 2 to 3 days। कुछ कोयले इतने ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए लाइबल होते हैं, प्रॉन होते हैं, ज्यादा संभावना इसमें होती है कि अगर कोयले को, ठीक है, दैट कोयला स्टॉक इन वैगन लोडिंग बंकर्स कैच फायर इफ नॉट। अगर मान के चलिए कोई बंकर है, बंकर में रखा हुआ कोयला, अगर उस बंकर में रखा हुआ कोयला को अगर 2 से 3 हफ्ते के अंदर अगर नहीं हटाया गया, नहीं रिमूव किया गया, तो आग लग जाएगा। ऐसा भी कोयला होता है और इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का चांसेस में रहता है। मतलब कोई कोई कोयला ऐसा स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए प्रॉन होगा, चांसेस में ज्यादा रहेगा कि अगर बंकर में अगर स्टोर्ड है, स्टॉक करके रखे हैं, अगर उसको नहीं हटाया ना तो उसमें आग लग जाएगा 2-3 हफ्ते में। Even the exposed coal in the mechanized quarry sometimes catches fire within the incubation period, much less to speak of coal stock on the surface। ठीक है, यहाँ तक कि ओपन कास्ट का जो बेंच होता है कोयला का, ठीक है, even the exposed coal in the mechanized quarry sometimes catches fire within the incubation period। मतलब ओपन कास्ट से कभी कभी जो कोयला एक्सपोज रहता है, डंप वगैरह करते हैं, तो वहां पे भी आग लग सकता है विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ये सारा चीज बताया गया है। तो मेनली आपको इंक्यूबेशन पीरियड में वो जान लेना है कि इंक्यूबेशन पीरियड किस चीज का नाम है, कि ये इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन टू थिंग्स। कौन सा थिंग्स? कि जब कोयले में फर्स्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने के लिए फेवरेबल कंडीशन उसको मिला, और जब उस कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इंडिकेशन मिला, इन दोनों चीज का समय। प्रैक्टिकली अगर बोलेंगे तो जब हमारे डिप्लरिंग पैनल में सबसे पहला मेजर रूफ फॉल हुआ, और फिर जब उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का लक्षण मिला, इंडिकेशन मिला, तो इन दोनों के बीच के समय अंतराल को क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कोई इंस्ट्रूमेंट से नाप नहीं सकते हैं, बस इसको जज कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन यहाँ पे आते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग, इसको क्यों हम यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, सब वेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एकदम आता ही आता है, सरदार हो वरमैन हो या तो ओवरमैन में चलते से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया, हालांकि ये भी पूछा गया, इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। कि देखिए जो भी सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। किस चीज का लक्षण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? स्पॉन्टेनियस हीटिंग का लक्षण। तो कैसे हम लोग जान सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग है क्या? इसका स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लक्षण है। तो जो भी लक्षण है ना स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, जो भी सिम्टम्स है, उसको 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। पहला को क्या बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे बोल रहे हैं इनिशियल स्टेज। पहला को बोल इनिशियल, दूसरा को हम लोग बोल देते हैं, कहाँ गया, इंटरमीडिएट, और तीसरा को क्या बोल दिए, फाइनल, या फिर लास्ट स्टेज। एक ही बुक में फाइनल, किसी किसी में लास्ट, लास्ट या फाइनल।
जो भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग का लक्षण है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल या फिर लास्ट। इनिशियल का मतलब हुआ प्रारंभिक लक्षण, ठीक है, शुरुआत का जो लक्षण होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट बीच वाला टाइम, और लास्ट का मतलब एकदम हो ही गया, लास्ट का क्या लक्षण है। तो ये एग्जाम में आता है, इनिशियल स्टेज ऑफ हीटिंग, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था कैसे आप जो है पहचान सकते हैं कि जो अपना स्पॉन्टेनियस हीटिंग है वो कौन सी अवस्था में है। तो अगर फेंट हेज है मतलब हल्का सा धुंधलापन है, ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है वो, साइन है, वो एक सिम्टम्स है इनिशियल स्टेज ऑफ हीटिंग का। अगर आपका मॉइस्चर डिपोजिशन हो रहा है, मॉइस्चर डिपोजिशन का मतलब जो है ना बूंदा बांदी आपको दिख रहा है सपोर्ट पे, चाल कांति का जो भी सपोर्ट किए हैं ना, मान के चलिए कोई खूंटा लगा दिए हैं, खूंटा में देख रहे हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे आ रहे हैं, चौक वगैरह लगे वहां पे आप ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं वाटर के, ठीक है। तो ये इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इनिशियल स्टेज है। तीसरा इंडिकेशन है इनिशियल स्टेज का, फेंट ऑर्डर ऑफ गॉब स्टिंग, ठीक है। तो गॉब स्टिंग का हल्का, जो अगर हल्का, फेंट का मतलब होता है हल्का, हल्का हल्का आपको गंध आएगा गॉब स्टिंग का, तो वो भी क्या इंडिकेशन है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ इनिशियल स्टेज, ठीक है। इसके अलावा एक और इंडिकेशन है कि चिरपिंग ऑफ इंसेक्ट्स, क्रिकेट एंड स्मॉल इंसेक्ट का चिरपिंग। चिरपिंग का मतलब देखते हैं ना, आवाज देता है, रात में देखिएगा कि जो कॉकरोचेस होते हैं, क्रिकेट्स वगैरह जो भी कीड़े वगैरह होते हैं, तो सारे जो है आवाज करते हैं, अलग से लोग का साउंड ही निकालते हैं, उसको बोलते हैं चिरपिंग, चिरपिंग साउंड। तो अगर स्पॉन्टेनियस हिटिंग का इनिशियल स्टेज है तो इन लोग का जो चिरपिंग का जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, चिरपिंग जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा ये लोग आवाज करना लगेगा। तो ये 4 ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि क्लासिफाई किए गए हैं अंडर इनिशियल स्टेज, FMG and C, ठीक है, FMG and C, FMG and C। फेंट ऑर्डर, पहले तो फेंट हेज मिलेगा, हल्का सा धुंधलापन, दूसरा मॉइस्चर डिपोजिशन, तीसरा है अपना क्या, जी से क्या बताए थे, जी से हम आपको बताए थे गॉब स्टिंग का हल्का हल्का गंध, और सी से क्रिकेट, कीड़े वगैरह। ये सारे जो है इनिशियल स्टेज में रखते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए फेंट हेज, ये फेंट हेज हल्का सा धुंधलापन क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है ना कोयला का, तो कोयला में क्या है, मॉइस्चर भी है, तो मॉइस्चर क्या आएगा, बाहर आएगा ना। जो मॉइस्चर अगर हल्का सा बाहर आएगा ऑक्सीडेशन कोयला जब होगा तब, तो ये मॉइस्चर जो है हवा में क्या रहेगा, हवा में आ जाएगा। तो हवा में रहेगा तो क्या आएगा, हल्का सा धुंधलापन। अगर हवा में देखिएगा कि हल्का सा नमी ज्यादा हो जाता है हवा में ही, तो धुंधलापन पोजिशन का मतलब है कि जो है आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, बूंदाबांदी आपको दिख रहा है कहाँ पे, आप सपोर्ट मटेरियल पे, रूफ में, साइड्स में, टिम्बर, मेटल सरफेस कुछ भी होगा तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, मॉइस्चर का डिपोजिशन दिखेगा। तीसरा है फेंट ऑर्डर नोन एज गॉबस्टिंग। तो ये जो स्मेल होता है फेंट ऑर्डर ऑफ गॉबस्टिंग, ये लकड़ी का सड़ने से जैसा होता है, ये रिजेंबल्स द स्मेल ऑफ डिगेइंग टिम्बर। ये जो फेंट ऑर्डर ऑफ गॉबस्टिंग का जो गंध होता है वो हल्का हल्का मिलता है किससे, लकड़ी का सड़ने जैसा आपको स्मेल दिखेगा। देयर इज स्लाइट डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर एंड, इसके अलावा हल्का हल्का आपको कार में डिस्कम्फर्ट भी महसूस होगा, असुविधा भी महसूस होगा, क्योंकि हवा में तापमान बढ़ जाएगा और नमी बढ़ जाएगी। क्यों हवा में तापमान बढ़ेगा, भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, तापमान तो रिलीज होगा ही ना, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि कोयला जो है वो मॉइस्चर निकाल रहा है, और साथ ही साथ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अगर कहीं पानी वानी है तो वो भी गर्म होकर क्या होगा, भाप बनेगा, तो उससे भी क्या होगा, वहां का जो हवा होगा उसमें नमी बढ़ेगी। इनिशियल स्टेज ऑफ हीटिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटरमीडिएट स्टेज। बीच वाला क्या है वो हो ही रहा होगा लेकिन इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रीवियस सिम्टम्स आर इंटेंसिफाइड, मतलब जो भी ये 4 चीजें 5 चीजें हो रही थी ना, वो और ज्यादा उनकी जो तीव्रता है वो तीव्रता बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। प्लस और इसमें क्या एक्स्ट्रा हो जाता है,
उसमें आपको जो स्मेल है ना वो हल्का सा चेंज होता है, आपको हल्का हल्का पेट्रोल लाइक ऑर्डर आपको मिलेगा, मतलब पेट्रोल का जैसा गंध होता है ना वैसा आपको मिलेगा। और नेक्स्ट अभी आता है लास्ट स्टेज अप्रोचिंग टू इग्निशन, लास्ट स्टेज ऑफ हीटिंग अप्रोचिंग टू इग्निशन, मतलब लास्ट स्टेज है ये। यहाँ पर क्या है कि जो पेट्रोल वाला जो स्मेल आ रहा था बीच वाला स्टेज में, इंटरमीडिएट स्टेज में, ठीक है, वो अब हल्का सा चेंज हो जाएगा, उसका उसका क्या गंध, उसका ऑर्डर कैसा आएगा, उसका गंध क्या आएगा, टैरी आ गया। टैरी को हम टैरी गंध का हम लोग पैरी फायर स्टिंग से भी हम लोग जान सकते हैं। टैरी का मतलब क्या, जो कोयता जलता है ना, कभी देखिए अलकतरा जलने वाला, अलकतरा जलने वाला अजीब सा एक स्मेल आता है, तो वो अलकतरा जलने वाला, अलकतरा मतलब समझते हैं टार, कोल टार, कभी रोड पहले पहले जमाने बनाया करते थे रोड, अब तो नहीं बनता वैसा रोड, पुराने जमाने में बनाया जाता था। वो कोल टार को गर्म करते थे, पिघलाते थे, फिर उसको जमीन पे रखते थे, फिर उसके ऊपर जो है जो रहते हैं बेलास्ट, मतलब जो रॉक्स के जो छोटे छोटे पीसेस हैं उसको रखना रहता था, याद है वो वाला, तो वो उसका जो स्मेल होता है ना उसको बोलते हैं टैरी स्मेल या फायर स्टिंग का स्मेल। तो ये जो पेट्रोल का गंध आपको जो बीच वाला व्यवस्था मिल रहा था, उसका जो गंध है वो टैरी हो जाएगा, टैरी स्मेल हो जाएगा। फर्दर स्टेज इज एक्चुअली अपीयरेंस में आपको धुआं दिखाई देगा, धुआं का मतलब स्मोक, विच मे ट्रेवल समटाइम्स अगेंस्ट द एयर करंट इन द इनटेक हेयर वे ऑल्सो, जो कि आपको इंटेक हेयर रास्ता में ट्रेवल करते करते ही मिल जाएगा। इट मे बी नोटेड overlap, and if the ventilation is strong enough, the air current may carry off or dilute the smell, which are noticeable in the initial stage of heating. At times, the smell of other materials may obscure the actual smell which arises out of self-heating. Such smell are due to decay of wood, tarred bratish cloth, lubricating walls. मतलब स्मेल पे भी आप पूरी तरह भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि स्मेल भी क्या दूसरे को ओवरलैप कर सकता है। मतलब एक्चुअल में मान लीजिए लकड़ी का सड़ रहा है, तो आप ऐसे थोड़ी ना बोल दीजिएगा कि यहाँ स्पॉन्टेनियस हो रहा है, क्योंकि लकड़ी का सड़ने वाला स्मेल तो आपको इनिशियल स्टेज में मिलता है ना, गॉबस्टिंग जैसा। तो ये सब चीज से आपको हमेशा सतर्क रहना है, कि ऐसा नहीं कि कोई जल रहा है तेल, तो तेल जलने वाला स्मेल जो है वो टैरी स्मेल आता है, तो ऐसा नहीं कि वो स्पॉन्टेनियस हो ही रहा हो, तो ये सब चीज ओवरलैप होता है, तो वो सब ध्यान देना है। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि एफएमसीजी, इसमें क्या हुआ, इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये चीज जो है और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, बढ़ गया, और प्लस इसमें क्या आ गया, पेट्रोल आ गया, पेट्रोल वाला सेंट, पेट्रोल वाला महक। इसमें क्या हो गया, इसमें सब कुछ तो ही रहा होगा, पर इसमें दिखा आपको स्मोक, इसमें क्या दिखा आपको, धुआं। अगर आपसे पूछे ना कि कौन सा स्टेज में स्पॉन्टेनियस हीटिंग का आपको क्या दिखता है, धुआं दिखता है, तो आंसर क्या होगा, लास्ट या फिर फाइनल स्टेज। ठीक है, बाकी एफएमजीसी याद कर लीजिए, पी इंटरमीडिएट के लिए, लास्ट एंड फाइनल के लिए स्मोक याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं, इफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर आर मेंटेन फॉर the return air of the mine, such records give an indication of initial stage of heating, because the increased temperature especially of wet bulb generally indicates the in-siphon heating। स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ, टाइपिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, बोला गया है कि एक और तरीका है जिससे भी आप स्पॉन्टेनियस हीटिंग का पता लगा सकते हैं, क्या है कि आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, यानी ड्राई बल्ब और वेट बल्ब रिटर्न हवा रास्ता का, तो ऐसा रिकॉर्ड जो है आपको सूचना एक तरह से इंडिकेट की स्पॉन्टेनियस हीटिंग का इनिशियल स्टेज है, क्योंकि टेम्परेचर भी रखते हैं 30 आ रहा है, हर हफ्ते में जांच कर रहे हैं, हफ्ते में जांच कर 30 आ रहा है, अब कम से कम 5 6 7 8 महीने बाद फिर देख रहे हैं कि अचानक जो है टेम्परेचर बढ़ गया, 31 हो गया, 32 हो रहा है, फिर देख रहे हैं एक हफ्ते बाद 33 हो गया, फिर देख रहे हैं 34 हो गया, तो इसे क्या पता चला कि अरे कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो। तो इस तरह से अगर आप ड्राई और वेट बल्ब का रीडिंग मेंटेन करते हैं ना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बारे में। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ रिटर्न एयर गिव्स इंडिकेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ हीटिंग in underground coal mines, but these involve collection of air sample and test in the lab, which take quite some time, and therefore the supervisory staff should carry out regular inspection of underground district
टू डिटेक्ट एनी अनयूजुअल ऑर्डर और एंड सिम्टम्स इन द रिटर्न एयर। बोला गया है कि इसके अलावा आप हवा का विश्लेषण, रिटर्न हवा का विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि जो स्टेजेस है स्पॉन्टेनियस हीटिंग का, वो अंडरग्राउंड कोल माइंस में कौन सा स्टेज में स्पॉन्टेनियस हीटिंग है। लेकिन ऐसा करने से आपको, ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा एयर सैंपल लेना पड़ेगा, लैब में टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। देयरफॉर इसीलिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए तो करते ही करते हैं। प्लस सुपरवाइजर जो स्टाफ होते हैं, जो सरदार ओवरमैन वगैरह होते हैं, उनको भी क्या ड्यूटी उनकी रहती है कि वो समय अंतराल पे जांच करते रहे अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, ताकि अचानक से कोई अलग सा अगर स्मेल आता है या सिम्टम्स आता है रिटर्न हवा रास्ता में, तो उसको पता कर सके कि वहां पे स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। इट इज ट्रूली सेड दैट देयर इज नो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू इक्वल द नोज। ये सब माना जाता है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जैसा कि जो बराबरी कर सकता है हमारे नाक के। तो ये तो है ही है। तो मतलब है कि समय, निश्चित समय अंतराल पे क्या है कि जो भी सुपरवाइजर स्टाफ है उनको भी रेगुलरली विजिट करना चाहिए अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट के वेरियस पार्ट्स के, स्पेशली रिटर्न हवा रास्ते में, ताकि उनको कहीं से भी अनयूजुअल ऑर्डर मिले, कोई सिम्टम्स मिले आपका स्पॉन्टेनियस होने का, तो पता चल जाए। द अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेशन बाय रेगुलर सुपरवाइजरी स्टाफ एंड द रिजल्ट ऑफ गैस एनालिसिस शुड गो साइड बाय साइड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सुपरवाइजरी स्टाफ जो है इंस्पेक्शन कर रहा है बस उसी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। आप सुपरवाइजरी स्टाफ से आप इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और अपना गैस एनालिसिस भी कर रहे हैं, दोनों साइड बाय साइड चलना चाहिए पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ माइन एयर सैंपल। हाँ, डिस्कस कर देते हैं, इम्पोर्टेंट था। मतलब जो आप सैंपल ले लिए हवा का सैंपल, उसका रिजल्ट आया, उससे आप क्या पता लगा लिए। अब रिजल्ट आ गया, CO आ गया 10%, O2 आ गया 5%, आपको क्या पता, क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में है। बोला गया है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ माइन एयर सैंपल इज नेसेसरी टू डिटरमाइन, खदान का जो हवा सैंपल होता है उसको इंटरप्रेट करना जरूरी है ताकि हमको पता चल सके क्या, द परसेंटेज ऑफ वेरियस गैसेस, ताकि हमको विभिन्न गैसों का परसेंटेज पता चल सके। सबसे पहला कि CH4 का मेरा कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, CO, N2 ये सबका कितना है रिटर्न हवा रास्ते में, ठीक है। एंड दूसरा प्लेसेस जहाँ पे हम सोचे वहां पे कि वहां हो सकता है कुछ गड़बड़, तो वहां पे CH4, CO, CO2 या जो भी अन्य गैस हम लोग चाहते हैं पता करना, तो उसका परसेंटेज क्या है ये पता करना। दूसरा है पता करना कि कहीं वहां पे आग तो नहीं लगा है, कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग तो नहीं है, इसका भी पता कराने के लिए हम लोग एयर सैंपल लेते हैं और उसका विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन करते हैं। The inflammability of the atmosphere in the return side of air when the latter is being tackled by direct method of firefighting. The explosibility of the atmosphere in the return side of a fire when the latter is being tackled by direct methods of, मतलब कि विस्फोट होने की संभावना का पता लगाते हैं कहाँ पे, रिटर्न हवा रास्ता में, ठीक है। किसके, जहाँ पे आग लगा हुआ है, आग लगने से काम, आग से लड़ रहे हैं, फायर फाइटिंग का काम चल रहा है, उसका रिटर्न में कहीं ऐसा वातावरण तो नहीं बन रहा है जिससे एक्सप्लोजन हो जाए, तो इसका भी बारे में पता करने के लिए भी हम लोग जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ माइन सैंपल करते हैं। देखते होंगे कि जो भी रीओपनिंग किया जाता है सील्ड ऑफ एरिया का, वहां पर भी देखिए कावर डायग्राम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माई या सैंपल लिया था, देखा जाता है कितना परसेंट जो है CH4, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, ये पता लगने के लिए कि वहाँ एक्सप्लोसिबिलिटी का क्या चांसेस है कि नहीं है, तो उसके लिए। एंड फोर्थ इज द कंडीशन ऑफ फायर द सील्ड ऑफ एरिया। चौथा जो रीजन है वो है कि